हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग भारत पर विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग दो आक्रमण पढ़ेंगे। पहला ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। पिछले क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत लास्ट में हम लोग नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में पढ़े थे। तो उसी धनानंद के शासनकाल में सिकंदर महान ने आक्रमण किया था भारत पर, जो यूनान के रहने वाले थे। तो इसी यूनानी आक्रमण को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरानी आक्रमण को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत पर यूनानी आक्रमण से पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईरानी आक्रमण की। तो कहानी शुरू होती है 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य से, जब मगध उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक उसी समय ईरान के हखामनी वंश के शासक ईरानी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो हम लोग उत्तर भारत की स्थिति को तो देख चुके हैं कि कैसे ये बड़े बड़े राज्य को जीतकर मगध ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन अब बात होती है कि पश्चिमोत्तर भारत, यानी भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है, और पूर्वोत्तर भारत की, यानी बिहार के बाद जो उधर का हिस्सा होगा पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, यानी पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा होता है पूर्वोत्तर भारत, और उसी तरह से ठीक उत्तर और पश्चिम के बीच का जो हिस्सा पश्चिमोत्तर भारत। तो अगर इन दोनों हिस्से की बात किया जाए तो उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के राजतंत्रों एवं गणराज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में हो गया था। लेकिन उस समय पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति पूर्वोत्तर भारत की स्थिति की तरह नहीं थी, उससे बिल्कुल अलग थी इधर की स्थिति। इस क्षेत्र में कंबोज, गांधार और मद्र के राजा आपस में लड़ते रहते थे। इस क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर भारत में मगध के जैसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो इन आपस में लड़ने वाले समुदायों को संगठित साम्राज्य के रूप में परिणत कर सकता। जबकि इधर की स्थिति या इधर का जो क्षेत्र था वो समृद्ध था, लेकिन फिर भी यहाँ राजनीतिक फूट थी, इन लोगों के बीच राजनीतिक फूट थी। और इस क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में हिंदू कुश पर्वत के दर्रों के द्वारा इस क्षेत्र में घुसा जा सकता था, यानी प्रवेश किया जा सकता था। और इसी राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर ईरानियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ईरानियों ने कैसे कैसे प्रवेश किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हखामनी वंश 6ठी सदी ईसा पूर्व में ईरान में कुरुस या फिर जिसे साइरस द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, कुरुस या फिर साइरस द्वितीय। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य में कुरुस या साइरस द्वितीय ने हखामनी वंश का स्थापना किया था।
कहाँ स्थापना किया था? तो ईरान में। आप मैप पे देखिए कि मैप कहाँ है, तो यह ईरान है। तो ईरान में जो है 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य में क्रूस या साइरस द्वितीय ने हखामनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना करने के बाद 550 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर प्रथम और सफल विदेशी आक्रमण का प्रयास किया। यानी भारत पर क्रूस ने ही सबसे पहले आक्रमण किया था, यानी जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण था, तो वह भारत पर क्रूस ने ही सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल आक्रमण था। उसके बाद इस वंश का यानी हखामनी वंश का सबसे प्रतापी शासक डेरियस प्रथम या फिर जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, 516 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत होते हुए, हिंदू कुश यहाँ पे ईरान से जो सटा हुआ है और ये अफगानिस्तान और इधर उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है हिंदू कुश पर्वत है। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत होते हुए पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद कंबोज, यह वाला क्षेत्र, ये जो कंबोज है, कंबोज पंजाब का हिस्सा जो सिंधु नदी के पश्चिम वाला भाग था। ठीक है, तो यहां से आप इस मैप को भी थोड़ा सा पहले समझिए कि यह जो ब्लैक कलर का जो यहां से जो ये लिया गया है इधर, तो ये भारत है। उसके बाद जो है रेड कलर से जो है यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है और यह फिर ईरान है। उसके बाद यहाँ इराक है, फिर यह तुर्की है और इधर ग्रीस है जिसका प्राचीन नाम यूनान था। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो आपको दिखाया गया है, तो यह जो है नदी है। ठीक है, यह नदी को दिखाया गया है, जो भी ब्लू कलर का जो भी दिखाया गया है आपको, यह नदी दिखाया गया है। ठीक है, तो 516 ईसा पूर्व में डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने इसे हिंदू कुश पर्वत के दर्रे से होकर इस क्षेत्र में प्रवेश किया, यहाँ के राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर। ठीक है, और प्रवेश करने के बाद उसने कंबोज का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, पंजाब का लेकिन कौन सा क्षेत्र, जो सिंधु नदी, ये देखिए सिंधु नदी जो ये यहाँ से ये गया हुआ है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का पश्चिमी वाला भाग, यानी पंजाब यहाँ से ऐसे करके जो यहाँ से स्टार्ट होता है पंजाब, तो पंजाब में भी जो है सिंधु नदी के पश्चिमी वाला है, सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग नहीं, इधर पश्चिमी वाला भाग, तो पश्चिमी वाला भाग। और यहाँ पर पड़ता है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत को इसने जीत लिया। और जीतने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंबोज, पंजाब जो कि सिंधु का पश्चिमी हिस्सा और सिंध प्रांत पर इसने विजय प्राप्त करके इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र को इसने ईरानी साम्राज्य में मिला लिया, यानी अब ईरानी साम्राज्य का क्षेत्र यहां तक बढ़ चुका था। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस के अनुसार यह क्षेत्र जो था वह ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ईरानी साम्राज्य के अंतर्गत कुल 28 प्रांत थे, लेकिन उनमें से यह प्रांत जो था, उन 28 प्रांतों में से यह प्रांत यानी ईरानी साम्राज्य का जो यह प्रांत था वह सबसे अधिक उपजाऊ वाला हिस्सा था। और इस प्रांत से 360 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था, जो ईरानी साम्राज्य के प्रांतों से प्राप्त कुल राजस्वों का 1/3 हिस्सा वो इसी क्षेत्र से प्राप्त होता था। तो उनके यानी ईरानी साम्राज्य के 28 प्रांतों में से यह सबसे
महत्वपूर्ण प्रांत था इन लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था क्षयार्स या फिर जिसे जर्सिस भी कहा जाता है, इन्होंने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में, यानी बाद में क्या हुआ कि ईरानी के बाद जो है, यानी ईरानियों का आक्रमण जो है इस यूनानी से होने लगा, तो यूनानियों के साथ जो है क्षयार्स या जर्सिस ने भारतीयों को अपने फौज में शामिल करने लगा, यानी भारत के लोगों को भी ये लोग अपने फौज में शामिल करने लगे इसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन यूनान की सेना से ईरानी अंत में पराजित हो गए और भारत पर ईरानी के बाद फिर यूनानियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब यहां पर सर्वप्रथम अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, ऑप्शन में दे दिया जाएगा ईरानी, दूसरा ऑप्शन यूनानी, इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अगर भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला वह कौन था, ईरानी था, ना कि यूनानी। दूसरा बात जो है वह व्यक्ति के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि ठीक है भारत पर सबसे पहले ईरानी ने आक्रमण किया, लेकिन व्यक्ति के रूप में दे देगा कि डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, दूसरा ऑप्शन दे देगा सिकंदर। तो व्यक्ति के रूप में भी चूंकि सफल आक्रमण को लिया जाता है, माना जाता है इतिहास में, तो इसलिए सर्वप्रथम जो कि भारत पर किसी विदेशी ने आक्रमण किया था, जो कि सफल आक्रमण, तो वह डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का नाम होगा, जो 516 ईसा पूर्व में भारत पर सफल आक्रमण किया था। और इसके बाद ही सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये लोग जो है यूनानी शक्ति के सामने पराजित हो गए और भारत पर उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर में जब इसके पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरानियों का शासन था, तो भारत और ईरान के बीच जो है जो संपर्क स्थापित हुआ, तो उस संपर्क से क्या प्रभाव हुआ, यानी भारतीय लोग कैसे प्रभावित हुए इस संपर्क से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रभाव के, यानी इन दोनों के बीच जो संपर्क था उसके प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत और ईरान के मध्य लगभग 200 साल तक संपर्क रहा, क्योंकि 516 ईसा पूर्व में इसने सफल अभियान किया और 326 ईसा पूर्व तक इसने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया, सिकंदर के आने से पहले तक। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लगभग 200 साल तक इन दोनों के बीच, यानी भारत और ईरान के बीच संबंध रहा। तो उसका प्रभाव यह हुआ कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था भारत का, इधर ईरानी सिक्का मिलता था, यानी इधर ईरानी सिक्के का प्रचलन था। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच, यानी ईरान और भारत के बीच व्यापारिक संबंध था और इनके इसी संपर्क के वजह से ही भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला था। ठीक है, अब दूसरे हम लोग प्रभाव की बात करते हैं कि इनके संपर्क का और क्या प्रभाव हुआ। तो वह सांस्कृतिक प्रभाव भी जो है पड़ा इनके संपर्क से। तो वह सांस्कृतिक परिणाम क्या क्या रहा, तो उसे हम लोग देखते हैं कि ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक खास रूप लेकर आए, जो आगे चलकर खरोष्टी लिपि के रूप में प्रचलित हुआ। यह खरोष्टी लिपि
अरबी लिपि के तरह ही दाएं से बाएं लिखा जाता था और इस लिपि का जन्म ईरान के अरामेइक लिपि से हुआ है। यानी इस लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वह ईरान के अरामेइक लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। 3री सदी ईसा पूर्व में अशोक का जो अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में था वह खरोष्ठी लिपि में ही लिखा गया था और यह भारत में 3री सदी ईसा पूर्व तक खरोष्ठी लिपि रहा। ठीक है। भारत में कब तक रहा यह लिपि, तो 3री सदी ईसा पूर्व तक भारत में यह लिपि रहा। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट प्रभाव की बात करते हैं कि मौर्य वास्तुकला पर भी इस ईरानी संपर्क का प्रभाव पड़ा। तो वह मौर्य वास्तुकला पर कैसे इसका प्रभाव पड़ा, तो इसे हम लोग देखते हैं कि अशोककालीन स्मारक, यानी अशोक के शासन काल में जो स्मारक था उस पर ईरानी प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद विशेष करके अशोक के शासन काल में जो घंटा का आकार होता था, घंटा के आकार के गुंबज, उस पर जो है विशेष रूप से ईरानी प्रभाव देखने को मिला था। उसके बाद अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना पर भी ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है और इन सब के बावजूद यूनानियों को ईरानी से ही भारत की अपार संपत्ति के बारे में यूनानियों को पता चला था और इसी संपत्ति के लालच के कारण सिकंदर ने अंततः ईरान पर आक्रमण किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण तक इसके पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ईरानियों का शासन था। ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग यूनानी आक्रमण को पढ़ेंगे। ईरानी आक्रमण के बाद भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया, जिसे मकदूनियाई आक्रमण भी कहा जाता है। इस आक्रमण में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस आक्रमण को पढ़ने से पहले हम लोग वर्तमान में यूनान के स्थिति को विश्व के मैप में देखते हैं। तो यूनान की अगर बात किया जाए, जिसे अंग्रेजी में ग्रीक और जिसका वर्तमान नाम ग्रीस है, जिसकी राजधानी एथेंस है, तो अगर इसे मैप पे देखा जाए तो यूनान यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है और यूरोप महाद्वीप में भी दक्षिणी यूरोप का यह हिस्सा है। यानी इधर यह एशिया महाद्वीप का यह क्षेत्र है और यहाँ पर जो है यूरोप महाद्वीप है। तो उसी का यह दक्षिणी क्षेत्र है यूनान, जिसका वर्तमान नाम अभी जो है मैप में आपको देखने को मिलेगा ग्रीस, और जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस। तो अब बात करते हैं हम लोग सिकंदर के। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में यूनान के एक छोटे से प्रांत जिसका नाम था मकदूनिया, और जिसे इंग्लिश में मैसेडोनिया भी कहते हैं, तो यहीं पर सिकंदर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया के शासक थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में 336 ईसा पूर्व वह मकदूनिया का शासक बना, और शासक बनने के बाद
यह विश्व को जीतने के लिए निकल चुका था। तो अब बात करते हैं चौथी सदी ईसा पूर्व की। तो चौथी सदी ईसा पूर्व में ईरानी और यूनानियों के बीच विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ और इसी संघर्ष के कारण मकदूनिया के निवासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने इस ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और इसने न केवल ईरान पर जीत हासिल किया बल्कि इसने तुर्की और इराक को भी जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। सिकंदर ईरानी साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाने के बाद यह भारत की ओर बढ़ा और कहा जाता है कि ये ईरान से चलकर काबुल पहुंचा और काबुल से ही खैबर दर्रा होते हुए, यहां पर खैबर दर्रा है, काबुल से ही खैबर दर्रा होते हुए 326 ईसा पूर्व में यह भारत पहुंचा और इस वजह से कहा जाता है कि भारत पर इसने कब आक्रमण किया, तो 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा पार करते हुए। तो अब बात करते हैं खैबर दर्रा की। खैबर दर्रा जो कि उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के सीमा प्रांत पर स्थित है, यानी यह क्षेत्र जो है यह पाकिस्तान का है, तो यह उत्तर का हिस्सा और इधर पश्चिम का, तो ये दोनों के बीच का जो हिस्सा है, तो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की यह बिल्कुल सीमा प्रांत पर यह खैबर दर्रा स्थित है। ठीक है, जिससे होकर सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो सिकंदर को काबुल से चलकर खैबर दर्रा होते हुए यह सिंधु नदी तक पहुंचने में, यह देखिए यह सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी तक पहुंचने में इसे 5 महीने का समय लगा और सिंधु नदी पहुंचने के बाद इसके पूरब में जो है, सिंधु नदी के पूरब में जो है, और कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में इधर 2 सुविख्यात शासक थे, जिसमें से पहला था तक्षशिला का शासक आम्भी। तो तक्षशिला कहाँ है, वर्तमान की अगर बात किया जाए तो यह सिंधु नदी के पूरब में, यहाँ पर रावलपिंडी जिला है। ठीक है, तो वर्तमान के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में तक्षशिला स्थित है। तो उसी तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी जब सिंधु नदी से सिकंदर आगे बढ़ा तो तक्षशिला के शासक उसके सामने घुटने टेक दिया। इस वजह से यह क्षेत्र पर भी सिकंदर का अधिकार हो गया। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और झेलम नदी के तट पर पहुंचा। इस नदी तंत्र को भी देख लीजिए कि यह सिंधु नदी है और सिंधु की सहायक नदी यह चिनाब नदी, ये जो है चिनाब नदी, ये देखिए ये चिनाब नदी है और इसी चिनाब की सहायक नदी यह झेलम है, इसी चिनाब की सहायक नदी यह रावी नदी है और इसी चिनाब की सहायक नदी यह सतलज नदी है और इस सतलज की सहायक नदी यह व्यास नदी है। ठीक है, यह नदी तंत्र ऐसे ही है। तो जब इस क्षेत्र को जीतने के बाद सिकंदर आगे बढ़ा और झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो यहां पर इसका प्रबल रूप से राजा पोरस या फिर जिसे राजा पुरु भी कहा जाता है, राजा पोरस ने इसका विरोध किया सिकंदर का। राजा पोरस
जो कि पंजाब के राजा थे, और इसका क्षेत्र जो था वह झेलम नदी और यह जो चिनाब नदी है, इस दोनों नदी के बीच में राजा पोरस का क्षेत्र था। ठीक है। तो सिकंदर जब इस नदी के तट पर पहुंचा तो राजा पोरस ने इसका विरोध किया, यानी इसके साथ युद्ध किया, और इसी युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध भी कह सकते हैं। और यह युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ यह युद्ध। यानी झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसी को यह युद्ध कहा जाता है। और कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में। और ये किसके किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस, या फिर हो सकता है कि पुरु भी लिख दे। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में यह युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। इस तरह से इस क्षेत्र को भी सिकंदर ने जीत लिया। लेकिन राजा पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने इसे अपना मित्र बना लिया, और इसके जीते हुए क्षेत्र को सिकंदर ने राजा पोरस को वापस कर दिया। यानी यह क्षेत्र जो कि राजा पोरस हार चुका था, लेकिन इस क्षेत्र को सिकंदर ने उसे वापस कर दिया। उसके बाद इस क्षेत्र से सिकंदर आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर यह वर्तमान का जो अभी भारत का जो हिस्सा है, तो उसके अंतर्गत जो पंजाब राज्य है, ये जो देख रहे हैं रेड कलर से, ये पंजाब राज्य है। तो पंजाब राज्य में स्थित व्यास नदी, यह व्यास नदी है, तो व्यास नदी के तट पर पहुंचा, यानी यहां पर पहुंचा। ठीक है। यानी यहां से आगे बढ़कर वह अभी जो है भारत के जो पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य में स्थित व्यास नदी के तट पर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद सिकंदर पूर्व की ओर आगे बढ़ना चाहता था, यानी और भी आगे बढ़ना चाहता था पूर्व की ओर सिकंदर। लेकिन उसके सैनिक ने, सिकंदर के सैनिक ने उसका साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक थक चुके थे, ये लोग बीमार होने लगे थे। भारत की गर्म आबोहवा और लगातार 10 सालों से विजय अभियान में रहने के कारण यूनानी सैनिक अपने घर जाने के लिए अत्यधिक आतुर हो चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यूनानी सैनिक को गंगा के क्षेत्र में स्थित मगध साम्राज्य के शक्ति के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो मगध जो कि यहाँ पर था वह यहाँ से धीरे धीरे विस्तार करते हुए ये अपने साम्राज्य को यहाँ तक फैला चुका था, और यहाँ तक फैलाने के साथ साथ ही यह पूर्वोत्तर भारत में भी अपने साम्राज्य को फैला चुका था। तो इन लोगों को इसकी शक्ति के बारे में पता चल चुका था, और उस समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। और उस समय शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद यहां पर शासक थे। ऐसा कहा जाता है धनानंद की सेना सिकंदर की सेना से बहुत अधिक थी। इस कारण से भी इसके सैनिक व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। लेकिन इस शक्ति को जानने के बावजूद भी सिकंदर ने अपने सैनिकों से बार बार आगे बढ़ने के लिए अपील करता रहा, लेकिन यूनानी सैनिक टस से मस नहीं हुए। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन एवं कायरतापूर्ण
डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रु से कभी नहीं डरा, लेकिन अपने लोगों से ही वह हार मान चुका था, वह यहां से वापस लौटने के लिए बाध्य हो चुका था। और इस तरह से सिकंदर का जो पूर्वी साम्राज्य, इधर का जो पूर्वी साम्राज्य था, तो यह पूर्वी साम्राज्य जीतने का सपना अधूरा रह गया। और इस तरह से वह भारत में लगभग 19 महीना रहने के बाद यूनान को वापस प्रस्थान हुआ। और यह प्रस्थान कब हुआ? तो 325 ईसा पूर्व में। कहां से? तो पाटल से। पाटल कहां पड़ता है? तो यही व्यास नदी के तट के पास जो है वो पाटल क्षेत्र पड़ता है। और यहीं से यह 325 ईसा पूर्व में यूनान को वापस प्रस्थान करने के लिए यह विवश हो गया था। तो इस तरह से कहा जाता है कि भारत में यह लगभग 19 महीने तक रहा, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया और 325 ईसा पूर्व में लगभग 19 माह रहने के बाद यह वापस यूनान को प्रस्थान किया। तो वही वापस लौटने के क्रम में भारत के सीमा प्रांत तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में जो भी छोटे छोटे गणराज्य थे उसको भी इन्होंने पराजित कर दिया, पराजित किया। और इसी क्रम में सिंध प्रांत के, वर्तमान के सिंध प्रांत के क्षेत्र में एक अश्वक गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस अश्वक मतलब सिकंदर के अभियान के विरुद्ध यहां के पुरुष सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे और इस वजह से यहां की महिलाओं ने शस्त्र धारण किया था। तो इसके बाद जब ये लौटने के क्रम में छोटे छोटे गणराज्य को पराजित कर दिया, तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस छोटे छोटे गणराज्य को इसने उसके राजा को वापस कर दिया और उसी राजा को वापस किया जिसने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और इस क्रम में ये कई नगरों का निर्माण करवाए, जैसे काबुल और सिंध के क्षेत्र में सिकंदरिया नगर का निर्माण कराया। काबुल और सिंध के क्षेत्र में सिकंदरिया नगर का निर्माण कराया। झेलम नदी के तट पर बुकेफाल नगर का निर्माण कराया। यानी यहाँ जो झेलम नदी था तो झेलम नदी के तट पर बुकेफाल नगर का निर्माण कराया। और इस तरह से जब ये वापसी के क्रम में जब यानी यूनान जब वापस जा रहा था तो उसी दौरान इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। यानी इसकी मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम लोग यूनानी आक्रमण को देखें, या फिर कह सकते हैं कि मकदूनियाई आक्रमण को। और मकदूनियाई आक्रमण क्यों कहा गया? क्योंकि सिकंदर मकदूनिया के रहने वाले थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रभाव का कि यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभाव की जब हम लोग बात करते हैं तो सिकंदर के आक्रमण से यह हुआ कि प्राचीन यूरोप का संपर्क, यानी यह जो एक यूरोपियन कंट्री है तो इसका संपर्क भारत के साथ स्थापित हुआ।
प्राचीन यूरोप का संपर्क, इसी आक्रमण का यह प्रभाव है कि प्राचीन यूरोप का संपर्क भारत के साथ स्थापित हुआ। ठीक है, सिकंदर ने अपने साम्राज्य में नए भारतीय प्रांत को शामिल किया जो ईरान के द्वारा जीते गए भूभाग से कहीं ज्यादा था। और इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह निकला कि यूनान और भारत के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। और यह प्रत्यक्ष संपर्क का कहने का मतलब यह हुआ कि 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वार खुले। और इसी स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वार खुलने की वजह से यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए भारत में व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर ने इस क्षेत्र में मगध साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार हम लोगों का भारत पर विदेशी आक्रमण समाप्त हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।